नमस्कार। साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में आप सभी का स्वागत है। 60-70 के दशक में शायद ही कोई ऐसा हिंदी पढ़ने वाला हो, कोई ऐसा हिंदी भाषी या मराठी भाषी परिवार हो, कोई महानगर के जीवन में या कस्बे के जीवन में परिवार ऐसा रहा हो जो जीवन यापन कर रहा हो, उसने मालती जोशी जी की कहानियों को, उनके उपन्यासों को, उनकी रचनाओं को न पढ़ा। उस दौर में मीडिया इस रूप में नहीं था, टेलीविजन नहीं था, घर घर में टेलीविजन की व्याप्ति नहीं थी, यूट्यूब चैनल और डिजिटल चैनल की तो बात ही दूर थी। ज्ञान का, मनोरंजन का, साहित्य का, कला का, संस्कृति का माध्यम पत्रिकाएं होती थी, अखबार होते थे, किताबें होती थी, उपन्यास होते थे, कहानियां होती थी। मालती जोशी जी घर घर में अपने लेखन से मौजूद थी। उस दौर की कोई भी ऐसी साहित्यिक पत्रिका और साप्ताहिक अखबारों के संस्करण ऐसे नहीं थे जो मालती जोशी जी की कहानियों से भरे न रहे। इसीलिए आज हम अपने दौर की इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित, महत्वपूर्ण और लोकप्रिय महिला कथाकार मालती जोशी जी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। मालती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं को बता दूं, मालती जोशी जी का जन्म 4 जून 1934 को पूर्व हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। आप काफी कम उम्र से ही लिखने लगी और अपनी कथाओं से भारतीय परिवारों, मानवीय रिश्ते और खासकर स्त्री आवाज को, उसकी पीड़ा को, उसकी संवेदना को एक अलग शब्द दिया, अलग स्वरूप दिया और इस कदर उस संसार को आम लोगों के सामने परोसा कि उन्हें आपकी कहानियों के साथ साथ लगता था कि हमारी पीड़ा, हमारे जीवन, हमारी उमंग, हमारे उत्साह, हमारे रिश्तों को कोई अपने शब्द दे रहा है। आप संवेदनाओं का एक अनूठा संसार रचती रही और भारतीय परिवारों का राग, उनकी वेदना, उनका जीवन, उनके आख्यान चित्र की तरह से लोगों के सामने उतर आते रहे। यही वजह है कि आपके लेखन की व्याप्ति पूरी दुनिया में, भारतीय भाषाओं में तो रही ही, हिंदी के अलावा मराठी में तो आप खुद लिखती भी रही हैं, लेकिन अनुवाद से भी आप लोगों के घर घर में पहुंची और पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में भी आपके अनुवाद हुए। अगर आपकी चर्चित कृतियों की बात करूं मैं, तो कहानी संग्रह पाषाण युग, मध्यांतर, समर्पण का सुख, मन न हुए 10-20, वो तेरा घर ये मेरा घर, एक घर हो सपनों का, विश्वास गाथा, आखिरी शर्त, मोरी रंग दी चुनरिया, एक और देवदास, अंतिम संक्षेप, आनंदी, परख, दर्द का रिश्ता, एक सार्थक दिन, शापित 600, महकते रिश्ते, बाबुल का घर, $1 मिलियन नोट, अपने आंगन के छींटे, मालती जोशी की कहानियां, मालती जोशी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, मालती जोशी की प्रतिनिधि कहानियां, मालती जोशी की 10 प्रतिनिधि कहानियां, इस तरह से ढेरों संकलन आपके आ चुके हैं। 40 से अधिक पुस्तकें हैं और लगातार संस्करण पर संस्करण, उनकी आवृत्ति बार बार होती रही है। अलग अलग प्रकाशक उन पुस्तकों को अपने अपने ढंग से छापते रहे। आपके उपन्यास औरत एक रात है, पिया पीर न जानी, रहीमन धागा प्रेम का, पटाक्षेप, सहचारिणी, शोभा यात्रा, राग बिराग, बाल कथा संग्रह भी आपने लिखे, दादी की घड़ी, जीने की राह, परीक्षा और पुरस्कार, स्नेह के स्वर, सच्चा सिंगार, रंग बदलते खरबूजे, बेचैन, एक कर्ज एक अदायगी, बड़े आदमी और वह सुख था। व्यंग संग्रह हार्ले स्ट्रीट काफी चर्चित रहा। आपने गीत भी लिखे, गीत संग्रह मेरा छोटा सा अपनापन भी काफी लोकप्रिय रहा। आपने निबंध भी खूब लिखे और निश्चित रूप से आपकी रचनाओं और प्रकाशित पुस्तकों की गिनती इतनी बड़ी है कि मैं अगर
केवल उनकी सूचना दूं, उनका नाम गिनाऊं, तो यह पूरा कार्यक्रम हमें उसी पर केंद्रित करना पड़ेगा। आप, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि आप बहुभाषी रचनाकार रही हैं। मराठी में भी आपकी 11 के करीब पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो मेरी जानकारी में है, हो सकता है इससे अधिक हों। उर्दू, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, मराठी तो लिखती ही रही हैं। कन्नड़ जैसी समृद्ध भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, रूसी और जापानी भाषाओं में भी आपकी रचनाओं के अनुवाद हुए और दुनिया भर में उनकी व्याप्ति रही। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपने योगदान के लिए जहां पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वहीं गुलजार के एक धारावाहिक में किरदार जिसका नाम था और जया बच्चन का साथ फेरे, उसमें भी आपकी कहानियों पर आधारित एपिसोड सत्र बने, सेशन बना, धारावाहिक बना। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के भवभूति अलंकरण और कई दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित हैं, लेकिन मालती जोशी जी का मानना है कि मेरा असली पुरस्कार मेरे वो पाठक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरी माँ भी आपको पढ़ी है, मैंने भी पढ़ा है, और आने वाली पीढ़ी अगर पढ़ नहीं रही होती तो आपके पुस्तकों की आवृत्ति लगातार संस्करण पर संस्करण नहीं छप रहे होते, उनमें वो सच्चाई, वो जीवन नहीं दिखता जो आज के 40 साल, 50 साल, 30 साल पहले आपने रचा और घर घर पहुंची। मैं जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं एक बार आपको आपके बचपन की तरफ, आपके उस घर परिवार और वातावरण की तरफ, माता पिताजी की तरफ ले चलना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपका बचपन कैसा था, हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि बहुत नई उम्र के बच्चे आजकल यूट्यूब चैनल जो है, हम लोग तो तब भी पढ़े हैं आपके साक्षात्कार, नए बच्चों के लिए ये नई बातें हैं, तो उनको ये जानना चाहिए कि मालती जोशी जी का बचपन कैसा था, उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा कैसी रही, परिवार किस परिवार में पैदा हुई, और वो कौन सी स्थितियां थी जिसने आपको एक कथाकार के तौर पर, एक लेखक के तौर पर आगे बढ़ाया। मेरे पिताजी ग्वालियर रियासत थी पुरानी, उसमें जज थे, तो छोटी छोटी जगहों पर ट्रांसफर्स होते थे, तो पढ़ाई बड़ी अव्यवस्थित रही, कभी स्कूल में कभी प्राइवेट, कभी स्कूल में कभी प्राइवेट। तो चौथी तक मैंने प्राइवेट पढ़ा, फिर 7वीं तक स्कूल में, फिर मिडिल परीक्षा, ग्वालियर की बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा 8वीं की मिडिल बोर्ड, वो मैंने प्राइवेट की। फिर 9वीं 10वीं स्कूल में पढ़े, इंदौर के मालव कन्या विद्यालय में। फिर इंटरमीडिएट प्राइवेट किया, फिर बीए और एमए होलकर कॉलेज इंदौर से किया। इस तरह से मेरा पढ़ाई का वो ग्राफ जो है बहुत अव्यवस्थित है, बस एमए तक पहुंच गई मैं, यही बड़ी बात है। आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी पढ़ाई में इतना व्यवधान रहा होगा? नहीं, अब छोटी छोटी जगहों में तो स्कूल भी नहीं होते थे ना। मैंने जब मैट्रिक किया तो इंदौर में महिलाओं का कॉलेज नहीं था, तो मैट्रिक तो मैंने हॉस्टल में रह के किया, क्योंकि पिताजी तो छोटी छोटी जगहों पर रहते थे, तो लड़कियों का हॉस्टल नहीं था, कॉलेज नहीं था, तो इसलिए मेरे को इंटर प्राइवेट करना पड़ा। और फिर बीए में फिर मेरी माँ बच्चों को लेकर इंदौर आ गई, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ने वाले थे। फिर मैंने होलकर कॉलेज ज्वाइन किया और बीए और एमए दोनों होलकर कॉलेज 1956 में मैंने एमए की। तो लेखन की तरफ आप कैसे बढ़ी? मैं शुरुआत मेरी गीतों से हुई, मतलब साहित्य जगत में प्रवेश मैंने गीतों के द्वारा किया। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने बहुत गीत लिखे, गीतकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी, और जो आपने जिस किताब का उल्लेख किया वो सारी कविताएं उसी दौर की लिखी हुई हैं, छपी जरूर बाद में, क्योंकि हमने जब उसको छपवाना चाहा तो उस समय कवि के रूप में मेरा कोई वजूद नहीं था, तो उसे हमने अपने खर्चे से छपवाया जी किताब को। उसमें मेरे गीत हैं 60 के करीब, वो सब मतलब 1960 के पहले के लिखे हुए हैं। उसके बाद मेरा कवि रूप समाप्त हो गया। आपने क्यों सोचा नहीं बाद में कि जब मैंने गीत से शुरुआत की थी तो मैं आगे भी लिखूं? कहानियों की तरफ कैसे मुड़ गई? सोच करके तो कोई लिखता नहीं है ना।
कम से कम कविता तो सोच के नहीं लिखी जाती जी। मतलब 1959 में मेरा विवाह हुआ जी। और ऐसी छोटी छोटी जगहों में, पति इंजीनियर थे तो छोटी छोटी जगहों में चंबल परियोजना के इसमें हम लोग घूमते रहे। जी। तो वो 10 साल समझ लीजिए कि 1960 से 1970 तक एक ट्रांजिशन पीरियड जिसे कहेंगे, संक्रमण काल। उसमें मैंने रेडियो वार्ताएं लिखी, व्यंग लेख लिखे और गीत रामायण लिखने की थोड़ी कोशिश की। रामायण पे गीत लिखे, फिर बच्चों के लिए लिखा और एक मेरी कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई। तो उसके बाद से मैंने बच्चों के लिए बहुत लिखा और छुटपुट कहानियां कादम्बिनी, निहारिका, लहर, मनोरमा में प्रकाशित होती रही। पर यह हाल था कि 5 कहानियां भेजती थी तो 4 लौट आती थी और 1 छपती थी। फिर 1971 में मेरी एक कहानी धर्मयुग में छपी, जिसने मुझे अखिल भारतीय मंच दे दिया। फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग दोनों पत्रिकाएं ऐसी थी जो अखिल भारतीय स्तर की थी। उनमें छपना है मतलब पूरे हिंदुस्तान आपको पढ़ता था। तो वहां जब मेरे धारावाहिक छपने लगे तो प्रकाशकों ने अपने आप मुझसे संपर्क करना शुरू किया। मेरी मतलब धारावाहिक छपते थे तब तक प्रकाशक से अनुबंध हो जाता था कि ये वाली कहानी हम छापेंगे, इस तरह से। ये एक अच्छी बात आपने बताई, खासकर हमारे जो नए साहित्यकार हैं या जो नई उम्र के लोग हैं जो लेखन में जाते हैं, उनको बहुत बेसब्री होती है और वो समझते हैं कि अगर उनकी कोई एक रचना नकार दी गई तो वो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन आपने अभी यह बताया कि आप कम से कम 5 रचनाएं भेजती थी और उसमें से एक सेलेक्ट होती थी, और इस बात को कहने में आपको कहीं किसी भी तरह का, जब एक आप और पूरी मनोरंजक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। हम लोग एक बहुत छोटी सी जगह में थे जहाँ डाकिया ऑफिस में डाक देके जाता था और शाम को पतिदेव घर आते थे तो डाक लेके आ जाते थे और हमेशा कहते कि तुम्हें मुझसे ज्यादा पत्रों का इंतजार रहता है, क्योंकि इतनी छोटी जगह में रहते थे तो पत्रों का ही एक सहारा था दूसरों से जुड़ने का। एक दिन वो टूर पे थे तो बड़े बाबू जो होते हैं हेटलर, बुजुर्ग से आदमी, वो आए डाक लेकर, चपरासी नहीं आया। और उनके हाथ में वो लिफाफा मैंने देख लिया जो वापसी के लिए भेजते हैं अपन जी। और बोला कि मैडम माफ करना, आपके नाम पे बड़ा सा लिफाफा आया और साहब यहाँ नहीं है, तो मैंने इसलिए खोल के देख लिया कोई बदमाशी ना हो। और मैडम क्या कहानी लिखी है आपने, और मैंने बिल्कुल प्रेमचंद की याद दिला दी। तो पूरे टाइम वो कहानी की तारीफ करते रहे जी, और मुझे रोना आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब भी कोई कहानी लौटती वो खुद लेके आते पूरा पढ़ के, और फिर उन्होंने पहले दिन से मुझे प्रेमचंद के समकक्ष कर दिया था। जी जी। तो फिर मैंने एक दिन पतिदेव से कहा कि वो बुजुर्ग आदमी हैं, मैं उनसे नहीं कह सकती, पर आप उनके बॉस हैं, उनसे कहिए कि दूसरों की चिट्ठियां इस तरह से खोल के नहीं पढ़ना चाहिए। वो बोले कि देखो गांव का निरीह व्यक्ति है, उसको ये बिल्कुल अंदाज नहीं है, ये तुम्हारी लौटी हुई कहानियां हैं। वो तो इस समय तुम्हारी प्रतिभा से बिल्कुल अभिभूत है, तो उसकी गलत है, तुम्हीं को बना रहने दो, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी, उसकी भी रह जाएगी। मुझे लगता है कि बड़े बाबू ने पहली बार मेरी प्रतिभा को पहचाना, संपादक पहचाना। आप ये देखें कि उस समय के लोगों की जो सहजता है और जो साहित्यिक रुचियां थी, मतलब वह भले ही बड़े बाबू का काम करते थे और संपादकीय दृष्टि चाहे जो भी रही हो, लेकिन उनको आपकी किस्सागोई और कथा में इतनी रुचि थी। हाँ, मतलब उन्होंने वो क्रम ही बना लिया कि जब भी कोई बड़ा लिफाफा आया उन्होंने खोल के पढ़ा और फिर मुझे ला के देते थे। और शायद प्रेमचंद के सिवा उनको कोई दूसरा लेखक पता भी नहीं होगा, छोटी सी जगह में रहते भी थे बेचारे। नहीं, लेकिन यह एक बड़ी बात है कि उन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा और प्रेमचंद से आपकी, देखिए आपकी जो रचनाएं हैं और जो कथानक हैं वह इतने आत्मीय दिखते हैं, वो आपके पात्र, कि उनको देखते हुए उनको लगा होगा कि ये तो हमारा ही किस्सा है, या आप जैसा नहीं है वो अपने जैसा अभिभूत होते थे बिल्कुल। क्या मैडम आपने नारी की व्यथा का चित्रण किया है, मैडम क्या आपने, मतलब इतने अभिभूत हो जाते थे कि मैं अपना वो
उनसे कह भी नहीं पाती थी कि ये मेरी लौटी हुई कहानी है। तो जब आपका धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में जब आप लगातार छपने लगी और किताबें भी छपने लगी, जी, तो वहां तक का जो समय है, यह लगभग कितने समय, मतलब आपने जो लिखना शुरू किया और जब आप साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी, यह लगभग 71 में जी मेरी कहानी धर्मयुग में आई। जी, कहानी याद है आपको कि कौन सी कहानी थी और वो विषय क्या था? टूटने से जुड़ने तक, कहानी का नाम है टूटने से जुड़ने तक। जी और कहानी है मतलब बेटे की शादी है जो पिता को पसंद नहीं है, तो जी पिता उस शादी में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो माँ तैयार हो जाती है जाने के लिए, लेकिन जब लगता है कि पति सारे जमाने से उपेक्षित घर में अकेले बैठे हैं, हम सब वहाँ शादी का उत्सव मनाने जाएंगे, तो नहीं जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ अकेले बैठे हो जमाने से उपेक्षित, वहां तो बहुत लोग हैं उसकी शादी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन तुम्हारा अकेलापन बांटने के लिए कौन नहीं है। तो जो पति पत्नी में एक छोटी सी दरार कहीं कभी रही होगी, वो टूटने से जुड़ने तक ऐसी कहानी, वो पहली कहानी मेरी धर्मयुग में। जी, वो ये आपकी कहानियों में दरअसल जो समाज और जो परिवार है उसकी जो संवेदना है वो बहुत गहराई तक उभर के आती है। आपने बताया है आप छोटी जगहों पे थी, लेकिन जी, कहानियों को पढ़ते समय यह लगता है कि वो परिवार दिल्ली का भी हो सकता है, बंबई का भी हो सकता है, चेन्नई का भी हो सकता है, मेरी नागपुर का। कहानियों में अक्सर ना इंदौर भोपाल बहुत आते हैं, तो मध्य प्रदेश के लोग बहुत खुश होते हैं, जी क्योंकि वो अपने अवचेतन में जो शहर बसे हुए हैं वही कहानियों में आते हैं। जैसे इंदौर मेरा पीहर है, जी और शादी के बाद लड़कियों का पीहर छूट जाता है, लेकिन वो मन के कोने में कहीं हमेशा जीवंत रहता है। तो जी उसी तरह से मेरी कहानियों में लौट लौट करके इंदौर आता रहा है। तो वो मध्य प्रदेश वाले बहुत खुश होते हैं कि बाकी सब लेखक महानगरों की कहानियां लिखते हैं, लेकिन आपकी कहानियां अपनी इसलिए लगती हैं कि अपने शहर की। और वाकई मैंने मतलब बम्बई में भी रहती हूँ, बड़ा बेटा बम्बई में है, छोटा दिल्ली में है, लेकिन शहर से मेरा परिचय नहीं है। जो इंदौर, भोपाल या ग्वालियर कह लीजिए जो मेरी ससुराल है, तो उन शहरों से जो आत्मीय परिचय है, ऐसा परिचय मेरा इन महानगरों से नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? मैं बहुत घर में बैठने वालों से हूँ, घर से नहीं निकलती मैं ज्यादा। आप अपने बच्चों के पालन पोषण में आपका पूरा परिवार मतलब जो जी, मैं अभी तक समझ पाता हूँ सभी लोग साहित्यिक रुचि के हैं और आप खुद भी बहुत सृजनशील रही हैं। जी, आपको ये जो लोग कहते हैं कि हमने इनको पढ़ के हम यहाँ तक आए या हमने इनको, ये रचनाकार मेरा प्रिय था, आप गीत से शुरू की कहानी और फिर उपन्यास और बाद में फिर धारावाहिक भी बने। आप किन लोगों से प्रेरणा ग्रहण करती रही है आपके मैं अपने प्रिय शरद साहित्य मैंने बहुत पढ़ा बचपन में। जी शरद साहित्य और मराठी के कुछ लेखक, क्योंकि उन दिनों में जब पढ़ने लिखने के लिए देहातों में कुछ नहीं था, मेरी माँ के नाम से मराठी की पत्रिकाएं आया करती थी, और कई बार मैं अपने आप को लेखकों की जगह कल्पित करती थी, और बाद में जी मेरी ये इच्छा पूरी भी हुई, उन्हीं पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपी बाद जी में। जी और मतलब घर में एक वातावरण था, मेरे पिताजी मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे, हालांकि नौकरी के इसमें उनको ज्यादा समय नहीं मिला। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक कहानी लिखी थी मराठी में, जो जिसका अनुवाद मैंने हिंदी में करके वो धर्मयुग में छपी भी थी, सुख का गणित करके। जी तो बोले भी कि ये कहानी मेरी कहाँ रह गई, ये तो आधी से ज्यादा तुम्हारी है। तो उनके जमाने की समस्याएं अब आज के जमाने में बहुत छोटी लगती है, वो समस्या लगती नहीं। जी जी तो 40 साल पहले उन्होंने जो एक समस्या, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखा, क्योंकि मैंने कहा वो जो आपने समस्या लिखी वो आज के जमाने में समस्या है ही नहीं। तो सोच उनकी पुरानी थी, लिखा जरूर उन्होंने अभी। तो आप साहित्यकारों की का एक बहुत बड़ा आपने आप जानती भी होंगी, साहित्यकार हमेशा घेरेबंदी में रहे, हमेशा गुटबाजी में रहे और बहुत सारे लोग
इस कि मैं साहित्यकार हूं तो मैं समाज से विशिष्ट हूं, इस मैं तरह का तो भी रहा। अत्यंत घरेलू महिला हूँ। मतलब कई बार किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं लिखती हूँ जब तक बताया नहीं जाए। नहीं, और लेकिन आपके लिखे का तो पूरे मैंने हाँ नहीं, बताया। लेकिन जिसको नहीं मालूम है जी वो तो नहीं जानता। ऐसे कई संस्मरण है मेरे, आप पढ़ेंगे कभी तो उसमें ये है कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि एक बार कोई मुझसे मिलने आने वाला था तो मेरा पोता था, वो बोला कि मैंने कहा कहीं मेरी किताब मिल जाएगी क्या, उनको भेंट करनी है, रायपुर की बात है। जी तो शांतनु बोला कि हाँ आइए, एक दुकान है उसमें पूरा शेल्फ आपका है। तो मैंने 2-3 नाम लिख के दिए उनको और उसने वहाँ पूछा तो वो किताबें नहीं थी, तो उसने मुझे फोन किया, ये वाली तो नहीं है। वो बोला कि उनकी तो आती हैं और बिक जाती जी हैं। दुकानदार बोला। तो मैंने 2-3 और किताबों के नाम दे दिए। जब बिल बना रहा था तो दुकानदार ने पूछा कि मम्मी पढ़ने की बहुत शौकीन है, उसने आई करके बोला ना, जी तो समझ गया कि मम्मी पढ़ने की बहुत शौकीन लगती है। वो बोला कि हाँ मम्मी तो शौकीन है, पर ये किताबें मैं अपनी दादी के लिए ले जा रहा हूँ। अरे दादी पढ़ लेती तो बोला पढ़ लेती नहीं, उन्हीं की लिखी हुई किताब है। तो बेचारा चुप हो गया। तो ऐसे ऐसे प्रसंग बहुत आते रहते हैं। तो लोगों आप को मतलब वो जो आभा मंडल या प्रभा मंडल जो लेखकों का होता है वो मेरा नहीं है। नहीं, आपका प्रभाव मंडल तो बहुत है, आप उसको स्वीकार नहीं करती हैं, आपके ऊपर वह लेखक हावी नहीं हो सका। आप मूलतः जो नहीं, मैंने हमेशा लिखा है कई बार कि मैंने अपने लेखक होने का दंड परिवार को नहीं दिया। तो परिवार मेरी प्राथमिकता रही हमेशा, और वो सब करके जितना समय बचा उसमें मैंने लिखा। और सच्चिदानंद ने अपना एक लेख लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि हम लोग ऐसी जगह थे जहाँ बिजली भी नहीं थी, 7 साल ऐसी जगह हम लोग रहे। जी तो मैं कहाँ कहाँ से किताबें मंगवाती और बच्चों को पढ़ के सुनाती थी कि मेरे बच्चे यहाँ गंवार नहीं रह जाएं, मतलब अल्पबुद्धि नहीं रह जाएं, कि बाहर की दुनिया में जब निकलेंगे तो ऐसा नहीं लगे कि गंवार हैं बिल्कुल। तो इतनी छोटी उम्र से उनको बड़े बड़े लेखकों की नाम याद थे, कवि कहानियां याद थी, और संगीत का भी मुझे शौक रहा है। तो जब लोग तानपुरा और सितार में अभी भी फर्क नहीं करते हैं बड़े बड़े लोग, जी पर मेरे बच्चे सरोद और सितार में फर्क करना जानते थे कि बांसुरी वादक कौन अच्छे हैं, शहनाई वादक कौन अच्छे हैं, इतनी छोटी उम्र से, क्योंकि सुन सुन करके उनमें वो चेतना जागी थी। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप खुद भले ही लेखकीय आभा मंडल से आपने गर्व नहीं किया, ये आपकी अपनी सरलता और सहजता है, जी लेकिन अपने पाठकों में आप बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय रही। और आपकी कहानियां, मैंने कहा ना, मेरी माँ, मेरी मतलब जो उस समकालीन लोगों को मैं देखता रहा हूं, और धर्मयुग जिसने भी पढ़ा होगा, आप जी एक घर घर जाना पहचाना नाम रही हैं। कोई ऐसा संस्मरण अपने प्रशंसकों से जुड़ा बताइए जो आपको लगा हो कि अरे हाँ मैं लेखक हूं और यह उसकी प्राप्ति है। होंगे बहुत सारे, लेकिन एक आध दो, जैसे एक आपने बताया। नहीं, बहुत मतलब कई पाठकों से तो ऐसे संबंध हो गए जैसे पारिवारिक जी टाइप हो गए। कई लोगों को मैंने देखा भी नहीं है, पर वो उनके आते रहते हैं पत्र। आजकल तो फोन हो गए, पहले जी पत्र इतने आते थे, एक एक कहानी पे कम से कम 10 पत्र तो आते ही थे। और मुझे याद है कि मेरे बड़े बेटे की शादी में रिसेप्शन में 2 पाठक पहुंच गए भात लेकर के। जी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों में नहीं चलता है, और रिसेप्शन के हॉल में मैंने कुछ ऐसा रिटर्न गिफ्ट जैसा कुछ रखा नहीं था। तो मुझे इतना संकोच हो गया कि अब मैं इन लोगों को क्या दूं। जी बोले नहीं, हमारे यहाँ तो बहन के यहाँ शादी होती है तो भात लेके जाते हैं। तो वो भोपाल में आए बेचारे इटारसी और कहाँ कहाँ से 2 पाठक मेरे। जी तो पाठकों के तो बहुत संस्मरण। एक दिन एक पाठक आए और लोग तो मिठाई लाते हैं, वो ऐसी बोरी और शक्कर, तो इसमें थे शायद कस्ट, क्या कौन सा डिपार्टमेंट होता है। जी बोले सबको बांटता हुआ आ रहा हूँ। मैंने कहा दीदी क्यों वंचित रहे। अब मुझे बड़ा संकोच हो गया, मिठाई लाते हैं लोग तो बाकायदा शक्कर लेके आ गए। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि
आपका हम मान रखते हैं, लेकिन इस घर में मुफ्त कोई चीज आज तक नहीं आई। तो 100 का नोट उस जमाने की बात है, 90s के पहले की। 100 का नोट उनकी जेब में डाला कि हमने आपका मान रखा, आप हमारा मान रखिए। लेकिन आपको बताएं, जब तक वो शक्कर खत्म नहीं हो गई, हमको हलवा भी कड़वा लगता था। क्योंकि कभी ऐसा मतलब भले ही इंजीनियर रहे मेरे पति, तो इस तरह का पैसा घर में कभी नहीं आया। मैंने कई जगह लिखा भी है कि हम रिटायरमेंट के टाइम हमारे पास अपना घर नहीं था, पूरी जिंदगी बंगलों में कटी, पर रिटायरमेंट के टाइम हमारे पास अपना घर नहीं था। और मेरे हस्बैंड हमेशा कहते कि नहीं, ये पहले ये 2 बिल्डिंगें खड़ी करता हूँ। मेरे दोनों बच्चे, और ईश्वर की कृपा से दोनों बहुत अच्छे निकले। बड़ा वाला लार्सन एंड टोब्रो कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन के रिटायर हुआ 35 साल की सर्विस में। और छोटे को आप जानती हैं। जी जी। तो मतलब इस तरह से उस वातावरण में पले हुए लोग हैं हम लोग। मेरे पिताजी भी जज थे, लेकिन कभी कोई गलत पैसा घर में नहीं आया। आपकी अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में यह पूछना हर लेखक के लिए उसकी अपनी हर रचना श्रेष्ठ होती है, लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा पात्र है जिसे रचने के बाद आपको लगा कि ये मेरे बहुत करीब है पात्र? अब इतना लिखा है कि अब इस बहुत कठिन है सोचना। और मैं आपको बता दूं, जिस समय मैं वन ट्रैक माइंड है मेरा, एक समय में एक ही चीज लिखती हूँ, मतलब तो उस समय वो पूरा मेरे मन मस्तिष्क पे छाया रहता है। एक बार लिख करके उसको पोस्ट कर दिया, फिर मैं तटस्थ हो जाती हूँ। फिर पढ़ती भी हूँ तो एज ए पाठक उसको पढ़ती हूँ। तो वो मुझे हमेशा ये रहा कि मेरा लिखा हुआ छपने से पहले कोई नहीं पढ़े। तो मतलब मैं लिख देती थी और स्टेपल वगैरह मेरे हस्बैंड करते थे उसको ठीक से। मेरा काम जरा सिलबिल टाइप है, तो वो उसको ठीक से करके, और रजिस्ट्री की रसीद, तब तो रजिस्ट्री से भेजते थे ना, तो रजिस्ट्री की रसीद वो जवाब नहीं आ जाता तब तक अपनी जेब में रखते थे, जब तक स्वीकृति पत्र नहीं आ जाता था जी। तो ये बाहर वो उठाते थे। और उस समय तक जब लिखती थी तब वो बिल्कुल पूरे मन मस्तिष्क पे वही ले पात्र रहता है। लिखने के बाद मैं उससे अलग हो जाती हूँ। तो आप जिन संपादकों से आपका लेखन के दौरान साम्य हुआ, उनमें किसकी प्रतिक्रिया या किससे संबंध आपको याद रह गए? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं किसी प्रकाशक की सीढ़ी नहीं चढ़ी, किसी संपादक के कमरे में मैं आज तक नहीं गई। लेकिन जैसे स्वीकृति पत्र आते थे तो एक बात कहनी पड़ेगी, धर्मेर भारती जी बहुत पर्टिकुलर थे। उनका एक पोस्ट कार्ड टाइप आया करता था धर्मेर से, हर कहानी का स्वीकृति पत्र आता ही था। अब क्या होता है, कहानी छप जाती जब अपने को पता चलता है। जब तक मैं राह देखती रहती हूँ कि वापसी वाला लिफाफा तो नहीं आ रहा वापस। आज भी मैं वापसी का लिफाफा भेजती हूँ, तो जब तक कहानी छपती है तब पता चलता है कि हाँ स्वीकृत हो गई थी। लेकिन भारती जी का बिल्कुल ये था कि लिख करके भेजते थे कि आपकी कहानी मिली, अच्छी लगी या छप रही है या कुछ। तो वो एक जैसे कहना डिसिप्लिन टाइप होता था। नहीं तो मध्य प्रदेश तो बहुत ही उर्वर भूमि रही है साहित्यकारों, कवियों और लेखकों की। तो उनकी किसी संगोष्ठी में लोगों से मुलाकात आपने कभी, मतलब ऐसी संगोष्ठियों में भी नहीं गई? मैं अब जब से ये कथा कथन टाइप में करने लगी हूँ तब से जानने लगी थी बाहर में, नहीं तो मैं कभी नहीं। मैं बहुत ही घरेलू किस्म की महिला हूँ, आपको बताएं। कवि सम्मेलनों में जाती थी, जब कविताएं करती थी तब बहुत पॉपुलर थी कवि सम्मेलनों में। और अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मालवा की मीरा बोलते थे लोग मुझे जी। यही मतलब एक तरफ आप मतलब आपके जीवन को जो हम समझ पा रहे हैं या जो आपके जो श्रोता और प्रशंसक हैं वो जानते हैं, एक तरफ शादी से पहले आप जो है बहुत ही प्रभावशाली गायिका के तौर पर, मतलब गीतकार के तौर पर, कवयित्री के तौर पर चर्चित रही और मतलब जिस भी जगह रही एक प्रसिद्धि आपने हासिल की। फिर आप एकदम घरेलू परिवेश में चली गई, फिर आपने जब लिखना शुरू किया और जब आपकी प्रसिद्धि हो गई
मतलब गुलजार और जया बच्चन और बाकी लोग मतलब ये कहते हैं कि ग्लैमर जब आता है तो धर्मयुग में छपना अपने आप में बड़ी बात है, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और फिर धारावाहिक भी बन गया। गुलजार जैसे लोगों ने भी धारावाहिक में डाला आपकी कहानियों को, और पूरे देश से जब चिट्ठी आने लगी तो इस प्रसिद्धि पर तो आदमी निश्चित रूप से मुखर हो जाता है। आप एकदम से घरेलू कैसे हो गई? मैं घरेलू रही हूँ हमेशा से, आपको बताएं। और एक बात बताएं कि जब कहानियां लौटती थी तो बहुत दुख भी होता था। तो मेरे पतिदेव कहते थे कि देखो, एक किताब के लायक कहानियां हो जाएंगी लौटी हुई तो अपन उसका एक संकलन छपा लेंगे। छापने के लिए तो अपने को कोई मना नहीं कर सकता, वो नहीं छापने तो नहीं छापने दो, लिखना मत बंद करो जी। तो उनकी ये मतलब बात, मतलब आपके पीछे की असली प्रेरणा और ताकत श्री जोशी जी थे, जो इन्होंने आपको हर कदम सूर्यकांत नागर जी ने मेरे ऊपर एक लेख लिखा, उसमें लिखा है कि ऐसा कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, लेकिन मालती जी के पीछे एक पुरुष रहा। तो और कभी कोई ईगो की टकराहट या ऐसा, आपको एक प्रसंग सुनाऊं अगर समय हो तो? जी जी एकदम बताएं। डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन जी मेरे गुरु रहे। जी जी। तो मेरी एकमात्र जो कविता का पुस्तक का विमोचन हमने उन्हीं से करवाया, और उन्होंने कहा था मैं भोपाल नहीं आ सकता हूँ, तो हम लोग सब उज्जैन जाकर के किया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मेरी सबसे भाग्यशाली किताब है कि महाकाल की नगरी में कालिदास स्मृति सभागार में डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन ने उसका विमोचन किया। जी, और सुमन जी की आदत तो आपको मालूम है, जिसकी प्रशंसा करते थे बहुत करते थे। जी जी। तो जब हम लोग सब खाना खाने बैठे हुए थे बाद में, जब सब कार्यक्रम के बाद, तो मेरे भतीजे वगैरह बोले कि अपने को तो पता ही नहीं था कि मतलब अपनी काफी इतनी सुमन जी ने तारीफ की जब लगा कि इतनी बड़ी हैं। तो किसी दूसरे ने कहा कि हाँ, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। तो मेरे देवर बोले लेकिन इस हीरे को तराशा किसने, ये याद रखिए मेरे भाई ने तराशा है, नहीं तो ये तो लिखना पढ़ना सब छोड़ चुकी थी। और उस कार्यक्रम में मेरे भाई साहब भी आए हुए थे, सभी, मैं इंदौर से उज्जैन तक तो बहुत लोग आ गए थे। तो मेरे बड़े भाई साहब बोले, काका साहब, मेरे देवर से बोले, काका साहब ये याद रखिए कि हीरा किस खदान से आया। तो ये पूरा प्रसंग मैंने कहीं लिखा भी है, किताब में होगा वो। तो इतना मतलब आत्मिक और भावपूर्ण पूरा संवाद हो गया कि क्या बताएं। तो सबके अपने योगदान उसमें है। जी जी। नहीं तो सुमन जी आपके गुरु किस जगह थे, कॉलेज में थे या? होलकर कॉलेज इंदौर में। जी जी। एमए में जब मैं एमए मैंने हिंदी में किया। जी जी। और उस समय क्या हुआ कि मेरा बीए में इंग्लिश लिटरेचर भी था और हिंदी भी था, तो मेरे को लगा कि हिंदी तो अपनी है ही है, इंग्लिश में कर लेते हैं। और उस समय हमारे इंग्लिश के जो प्रोफेसर थे बोरगांवकर साहब, वो उज्जैन प्रिंसिपल होके चले गए। और उज्जैन माधव कॉलेज से डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन हमारे यहाँ आए। तो फिर मैंने कहा कि इनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैंने फिर हिंदी में किया। जी जी। हाँ। निश्चित रूप से। चलिए, आप सौभाग्यशाली रही कि कम से कम सुमन जी आपको गुरु के रूप में मिले और आपके कविता संकलन का लोकार्पण उन्हीं के हाथों हुआ। और वो मतलब जीवन भर में ध्यान वो रहेगा, याद रहेगी। तो अभी आप इन दिनों, आपके समय में तो बहुत सारी पारिवारिक और सामाजिक पत्रिकाएं आती थी, अभी जो लिखा जा रहा है, इस समय के लेखक जो लिख रहे हैं, समकालीन लेखक, उनको क्या आप पढ़ती हैं? नहीं, अब पढ़ना थोड़ा कम हो गया। आप मेरी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ होती है। जी। लिख लेती हूँ, यही बहुत है। अभी भी मैं अपनी रचनाएं हाथ से लिख के बेचती हूँ, टाइप वगैरह यूज नहीं करती। और अभी भी संपादक लोग मेरे हस्ते लिखित को स्वीकार करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और तो अभी क्या लिख रही हैं? अभी देखिए, अक्टूबर के साहित्य अमृत में एक लंबी कहानी आई है मेरी जी। और नवनीत के अक्टूबर अंक में संस्मरण मेरे आए हैं। जी। और मराठी की पत्रिकाओं में सितंबर में एक कहानी आई है, तो चल रहा है।
तो आपके संस्मरणों में तो जो आप बता रही हैं, आपके संस्मरणों में तो परिवार, घर और हाँ, और परिवेश बहुत बहुत पसंद किए जाते हैं जी, मेरे संस्मरण बहुत पसंद किए जाते हैं। तो मतलब कहते हैं कथा रस उसमें उतना ही है जितना मैं यही आपको। कहना चाह रहा था कि आपके तो संस्मरण भी कहानियों की तरह से हाँ, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस लायक होते हैं इसीलिए लिखे जाते हैं। जैसे अभी मैंने 2-3 आपको इस मुलाकात के दौरान सुनाए, तो किस जी, कहानी से कम है बताइए। नहीं, यही इसीलिए मैंने कहा ना कि आपके तो संस्मरण भी कहानियों की तरह हैं। मैं बिल्कुल। ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कहानियां हैं, आपके जो उपन्यास हैं, उन्होंने एक समूची पीढ़ी को प्रभावित किया है जी। और उनकी व्याप्ति घर घर थी। अभी जो लिखा जा रहा है, आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है, वह उतना प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है? इसकी क्या एक तो वजह आप? पढ़ने पढ़ने का शौक कम हो गया है। देखिए, जी, बहुत कम पढ़ रहे हैं लोग। पहले हम लोग सफर करते थे तो टिकट के साथ ये भी खर्चा होता था, 2-3 जी, पत्रिकाएं हम लोग रेलवे स्टॉल से या बुक स्टॉल से खरीदते थे। अब पूरे टाइम लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, मैं देखती हूँ सफर में। मतलब वो पढ़ने का जो शौक है बिल्कुल खत्म हो गया है, बच्चों में तो है ही नहीं। और हम तो गर्मी की छुट्टियों में तलाशते फिरते थे कि अब हम गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताएंगे, कहाँ कहाँ से किताबें जोड़ेंगे, पत्रिकाएं जोड़ेंगे। तो वो एक शौक कम हो गया है पढ़ने का। तो इसका विकल्प क्या देखती हैं? क्या यह समाज के लिए मुझे तो लगता नहीं है कि साहित्य विहीन समाज किसी तरह से नहीं, अपनी वो उन्नति। दूसरे रूपों में आएगा, साहित्य विहीन तो नहीं होगा। अब वो उसमें क्या है, वो किंडल किंडल जी, क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें पढ़ हाँ, लेते हैं लोग। तो प्रकारांतर से जुड़े तो रहते हैं किसी तरह से। जो हम लोग पुराने पाठक हैं, वो उनको जब तक किताब का स्पर्श नहीं हो तो मजा नहीं आता। आपने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए आपने कहीं एक साक्षात्कार में कहा था, किसी से वादा किया था कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी। नहीं नहीं, मैंने वादा नहीं किया था। मैंने कहा था कि मैं लिखूंगी तो पढ़ेगा कौन। नहीं, आपने नहीं, आपने ऐसी दाल चावल वाली, दाल भात वाली आत्मकथा कौन पढ़ेगा? मसाले नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। नहीं, लोगों को नहीं, आत्मकथाएं ऐसी अच्छी लगती, मालूम, जिसमें देखिए, कुछ तड़का हो। आपकी जो पूरी यात्रा है, पूरी जीवन यात्रा है, वो अपने आप में प्रेरणादायी है। ऐसी बात नहीं है कि आप लिखेंगी तो पढ़ेगा कौन। आप आपके शब्दों के लिए लोग आपको पढ़ते हैं, आपके विन्यास के लिए आपको पढ़ते हैं, आपकी जो बारीक पकड़ है परिवार और संवेदनाओं की, उसके लिए पढ़ते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकती कि मैं लिखूंगी तो पढ़ेगा कौन। नहीं, तो मेरे सारे संस्मरण अगर बटोर करके एक संग्रह संकलन बना दिया जाए तो मेरी आत्मकथा ही है एक तरह से। सारे जीवन के अनुभव जो जो विशिष्ट हैं, मतलब मेरे भृत्यों से लेके, मैंने उनको भी नहीं छोड़ा है। जी, जी, जहां जहां मेरे भृत्य रहे। अब हम लोग छतरपुर थे, उन दिनों बहुत लिख रही थी मैं। और मेरा जी, ये है कि हाथ से लिखती हूँ तो जरा भी गलत हो गया तो मैं काटा पीटी नहीं करती, पूरा कागज फाड़ के फेंक जी। देती थी। तो डस्टबिन भर जाती थी बिल्कुल। हाँ, तो मेरा सर्वेंट बोला, ये कागज काय फाड़ा करती हैं आप? तो मेरे हस्बैंड बोले, उसको ठीक से समझा दो, नहीं वो दफ्तर में जाके बोलेगा कि साहब की बीवी पगला गई है, दिन भर कागज फाड़ती रहती। फिर उसको मैंने बताया कि कहानी लिखती हूँ। तो काय, मैंने कहा ये किताबें आती है ना अपने यहाँ, उसमें शक्ति है। झगो अगर पैसा भी दो और कहानी भी दो, तो उसको बड़ा अन्याय लगा ये कि हम हमेशा कहते थे कि इतना आप गेहूं नहीं खाते, इतना किताबों पर पैसे खर्च करते हो, जो पत्रिकाएं वगैरह आती थी जी। ना। तो कहते इतना तो आप किताब गेहूं नहीं खाते, इतना किताबों पे खर्च करते हो, और उसमें कहानी भी दो अपनी तरफ से। उसको बड़ा ये अन्यायपूर्ण लगा। फिर एक दिन मुझसे बोला कि कचू छपो या क्यों? मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, वो डाक बाबू कह रहा था कि तुम्हारी मैडम इतना पोथा लिख लिख के भेजती, कभी छपता भी है? डाक खाने में जा रहा होगा ना जी, रजिस्टर जी। करने। तो उसकी प्रेस्टीज रखने के लिए मुझे एक किताब डाक बाबू के लिए भेजनी पड़ी कि मैं उनको बताऊं कि नहीं छपती भी है। तो इस तरह के बहुत अनुभव हैं, मतलब बहुत अच्छे भी।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी डॉक्टर जोशी की भी एक किताब आई है कहानियों की, और जी इससे कुछ समय पहले आपकी बहू मतलब मालविका जी और डॉक्टर साहब की भी एक कविता कविता का संकलन है। जी आया था। तो आप इन लोगों का लिखा भी कभी पढ़ती हैं और इनको कभी क्यों नहीं सुझाती पढ़ती, हैं? क्यों नहीं पढ़ती, नहीं सुधारती नहीं, पढ़ती जी, जरूर और छपने के बाद ही पढ़ती, छपने के पहले नहीं, बाद पढ़ती हैं। पहले नहीं पढ़ती। मुझे अपना अपना भी कभी लिखा हुआ किसी ने पढ़ा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता था, कभी नहीं किसी को दिया। इस ठेठ संपादक ही पढ़ेगा पहली बार। तो मेरा लिखना जो है ना वो स्वयं स्फूर्त होता है, उसमें काटा पीटी कोई करे दूसरा आदमी तो नहीं अच्छा लगता। आप अब बहुत ही लेखन को लेके बहुत चूजी हैं, मतलब आप बहुत ही मतलब जो सामान्य लेखक हैं, मतलब स्वतः स्फूर्त लेखन आपका है। आप कोशिश करके नहीं लिखती, ये एक नहीं, अच्छी बात है। मैं और जबरदस्ती कभी नहीं लिखा, क्योंकि उसका कारण आपको बताऊं, मेरी दाल रोटी लेखन से जुड़ी हुई नहीं थी कभी भी। वो कोई ऐसी जैसे कहना चाहिए डेडलाइन की तलवार मेरे ऊपर नहीं थी कि मेरे को आज, मैंने बीच में एक प्रयास किया था 1.5 साल तक, एक पत्रिका के लिए साप्ताहिक स्तंभ लिखती थी, लेकिन जी वो इतना ज्यादा टेंशन हो जाता था कि मतलब अभी ये आज का छपा है तो दूसरा, और उतनी जल्दी आप विचार कई बार दोहराने भी लगते हैं अपने आप को। फिर 1.5 साल बाद मैंने छोड़ दिया। नई दुनिया में सरे राह चलते चलते इस नाम से मेरा स्तंभ 1.5 साल तक चला। जी तो जी। जब बंद हो गया तब लोग बोले अरे हम तो इतने प्रेम से पढ़ते थे, आपने बंद क्यों कर दिया? मैंने कहा जब छप रहा था तब तो किसी ने नहीं कहा। नहीं नहीं, वो कहते रहे होंगे, आप तक पहुंचना नहीं हाँ रहा हाँ, मुझ होगा। तक नहीं पहुंचे, लेकिन जब बंद हो गया तब कहने लगे अरे हमें कितना मजा आता था, हम तो राह देखते थे। लेकिन मुझे लगा कि मेरे कई कथा भी उसमें चले जा रहे हैं, जी क्योंकि कुछ तो लिखना ही है ना, आप सिर्फ तो कागज काले नहीं कर सकते ना। जी तो जी। हाँ, तो 1.5 साल तक मैंने लिखा और फिर बंद कर दिया। जो बंद करके लिखना नहीं आता है मुझे। नहीं, बदकर कल लिखना नहीं आता है, फिर भी आप 5 दशक से अधिक समय से लिख रही हैं। 5 दशक क्या, 6 दशक हो और गया। उत्स्फूर्त लेखन से कभी तय करके नहीं लिखा कि नहीं मेरे जी। को अब लिखना ही है, कहानी इनको देनी है, ऐसा करके नहीं लिखा। लिख लिया तो भेज दिया। नए लेखकों के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग साहित्य में अभी रुचि रखते हैं या अपने को लिखना चाहते हैं, कुछ करना जी चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आपको कोई संदेश देना हो, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपके अपने अनुभवों की एक अलग अहमियत है, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कि अपने प्रति ईमानदार रहिए, तो जो लिख रहे हैं उसके प्रति आपकी निष्ठा है तो लिखिए। किसी ने कहा है इसके लिए मतलब नाप का जूता बनाने की कोशिश नहीं करें, ऑर्डर पे नहीं लिखें, स्वयं स्फूर्त लिखें। जो आपको अंदर से लगता है कि नहीं ये मेरे को लिखना चाहिए, ये मेरी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो असर करती है। मैं मतलब सम्यक एंड के लिए 4-4 8-8 दिन तक कहानी उसी तरह पड़ी रहने देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अंत ऐसा हो कि बहुत देर तक मन में गूंजता रहे। तो 8-8 दिन तक मेरी कहानी पड़ी रहती है प्रतीक्षा में, क्योंकि मेरे को कोई जल्दी नहीं है कहीं भेजने की। और फिर लोग कहते हैं अरे क्या एंड था, तो वो एक वो प्रशंसा जो है उसके लिए मैं बहुत कष्ट करती हूँ। एक ऐसे स्थान से जहां 6 दिन 7 दिन बिजली नहीं हुआ करती थी। 7 दिन नहीं, 7 साल। 7 साल? 7 साल हम रहे जिला मुरैना, जौरा नाम की तहसील। बिजली तो नहीं थी? बिजली भी नहीं थी और नल भी नहीं थे। फिर वो पतिदेव इंजीनियर थे तो हैंडपंप खुदवा लिए थे, तो पानी की समस्या तो आप लोग भी थी, पर बिजली नहीं थी। जी, तो शाम ऐसी से जगह। वो इसलिए मैं दिन में जितना हो सकता था लिखती थी, क्योंकि फिर लालटेन की, वैसे भी थोड़ी मेरी आंखें कमजोर है तो लालटेन की रोशनी में तो अंतिम किरण तक मैं लिखती थी या बुनाई करती थी। फिर मेरा चपरासी कहता महाराज दोनों टाइम मिल रहे हैं अब रख दीजिए। मतलब उसका अच्छा नहीं लगता था कि शाम के टाइम लिखें या कुछ करें, तो वो कहता था जब मैं लिख, मतलब उस समय ऐसा लगता था ये कि उजाला है जब तक
2 लाइन और लिख लूं, 2 लाइन और लिख लूं। हाँ, लालटेन की रोशनी में लिखना मुश्किल होता था। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि एक ऐसे परिवेश से, ऐसी पृष्ठभूमि से, ऐसे गांव से, इतने पिछड़े इलाके से जहां बिजली तक नहीं थी, जी वहां से आज कंप्यूटर के युग में जहां हम और आप, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं और आप अपने घर में बैठी हैं दिल्ली जी, के। बहुत फर्क हो बम्बई गया में है। आपके बच्चे, बम्बई में लार्सन एंड टुब्रो में रहे, एक बच्चे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, मैं वाइस तो सबसे चांसलर। कहूंगी, जो आजकल बच्चों के अच्छे स्कूल के लिए लोग जिस तरह की मारामारी कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे में प्रतिभा है तो कहीं भी फेंक दीजिए। मेरे बच्चों को तो बाल मंदिर वगैरह भी नहीं मिला, केजी वगैरह। बड़ा बेटा तो 5वीं तक म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा, और छोटे को तो वहां तक भेजने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। एक पंडित जी बुलाए थे और कॉलोनी के सब छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, तो दूसरी तक उसकी पढ़ाई ऐसी हुई। फिर हम लोग जब भोपाल ट्रांसफर होके आए तब वो स्कूल में गए। तो वो अगर बच्चे में प्रतिभा है तो कहीं भी वो चमक जाते हैं, ये मेरी। और मैंने खुद बहुत मेहनत की। मेरी जो भी शिक्षा दीक्षा थी उसको मैंने बच्चों के लिए, मतलब पूरी इतनी किताबें मैंने बच्चों के लिए। मेरी माँ तो कहती थी कि अरे बड़ा तो होने दो उनको, बड़ा तो होने दो। फिर मैंने कहा इस समय जो संस्कार डालेंगे वही अच्छे हैं। और वो मतलब साहित्यिक संस्कार दोनों दोनों बेटे मेरे लिखते हैं। बड़ा वाला अंग्रेजी भी लिखता है, उसकी भी 2 किताबें आ गई हैं। जी जी। और कविताएं भी लिखता है वो। उसकी एक संस्मरण आपको आखिरी सुना देती हूँ। उसने एक कविता मेरी 80वें जन्मदिन पर लिखी। तो उसने लिखा कि याद आता है चंबल कॉलोनी जौरा का घर, लालटेन की रोशनी में शुरू हुआ आपकी कहानी का सफर। तो एक सज्जन आए, बोले कि ये सच है, प्रतिभा है निर्धनता में ही पनपती है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य, इनको निर्धनता कहाँ से नजर आ गई। फिर मुझे समझ में आया कि ये लालटेन वाली बात पर उनको। तो मैंने कहा कि भाई साहब, कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला हमारा था, घर में आधा दर्जन नौकर थे, दरवाजे पर सरकारी गाड़ी थी, पर शहर में बिजली नहीं थी, तो क्या करें। तो लालटेन ऐसे से प्रसंग मजेदार होते रहते हैं बहुत। तो आप इस बदलाव को, मतलब अभी जो बदलाव है और आपकी जो आज की कहानियां है, क्या आप इन घरों को, मतलब जो महानगर में अभी, जैसे आप तो अपने पास से उठाती हैं अपने पास पड़ोस से, अपने अनुभव से, क्या दिल्ली के अनुभवों को या बंबई के अनुभवों पर और यहाँ के रोजमर्रा के लोगों पर भी कुछ आपने लिखा है? नहीं, मैं उधार के अनुभव पर नहीं लिखती हूँ कभी। और इसीलिए मैं आई हैव बीन अ हाउसवाइफ थ्रू आउट माय लाइफ। तो जो भी मैंने अर्जित किया है अनुभव, वो अपने आसपास सीख किया। नहीं तो मतलब बच्चों का परिवेश और बच्चों का परिवार भी तो आप ही का परिवार है। हाँ जिस जी, घर में आप अभी हैं वो भी आप ही का घर है। हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष तो मेरा अनुभव नहीं है ना। ऐसे ऐसे नहीं लिख, मतलब मैं जैसे किसी टेक्निकल चीज के बारे में भी लिखना चाहती हूँ ना, जी तो मैं पूछ लेती हूँ कि इसको ऐसा बोलते हैं क्या, इसका अर्थ क्या है, ऐसा। अब मैं उसमें शर्म महसूस नहीं करती। मुझे याद है, मैंने जब हमारे यहाँ फ्रीज नहीं था, बहुत पहली बात है, मैंने कहानी लिखी थी बच्चों की, कि वो बच्चा घर में आया, माँ नहीं थी घर में, पड़ोस से चाबी लेके आया, फ्रीज में से नमकीन निकाल के खाने लगा। तो मुझे एक पत्र आया पाठक का कि आप इतनी बड़ी लेखिका हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि फ्रीज में नमकीन नहीं रखा जाता। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पूरी तरह नहीं मालूम, इसलिए उसका पूरा सम्यक ज्ञान करके फिर लिखती हूँ मैं। आपको सहजता जो है, आपने मराठी में भी बहुत सारी आपकी किताबें आई हैं, जी, 13 मराठी और हिंदी में दोनों में किसमें ज्यादा सहज महसूस करती हैं आप? मैं तो ओरिजिनल मेरी थिंकिंग हिंदी में है, और जितनी मराठी में कहानियां वो मेरी हिंदी कहानियों के अनुवाद है। जी जी। और जो बात मेरे को हिंदी में बहुत सहज भाव से मैं कह जाती हूँ, मराठी में मेरे को सोचना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा मेरी सब हिंदी में हुई है। हिंदी इज एज गुड एज माय मदर टंग। जी जी। हाँ, वो तो मराठी में मतलब जो मुहावरे हिंदी के हैं, उसकी जोड़ का मराठी में मेरे को मुहावरा एकदम से नहीं याद आता। जी जी। तो वो थोड़ा सा मतलब तब भी मराठी के लोग अनुवाद करके नहीं लिखते मेरी कहानियों पर। स्वभावतः कहते हैं, जब आप
आपने ही किया है तो इसका अनुवाद क्यों करें हम? वो यही मैंने कहा, क्योंकि मराठी में, बाकी भाषाओं में आपके अनुवाद कहे जाते हैं, हाँ, लेकिन पर मराठी में वो मूल लेखन कहा जाता है हाँ, आपका। तो वो अनुवाद करके नहीं लिखते हैं। और मतलब काफी मराठी में भी बहुत लोग पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। आपको कोई कविता अपनी या गीत याद है क्या, जो आपने शुरुआती दौर में लिखे हैं और हमारे श्रोताओं को सुनाना आप चाहेंगी? देखिए, मेरे मीरा और महादेवी की भावभूमि पर आधारित गीत हुआ करते थे वो। जी एक अलौकिक, अद्वितीय, अनजाने शक्ति के प्रति या व्यक्ति के प्रति। तो एक मन में ऐसा आया कि मान लो वो कभी सामने आ गए तो अपन पहचानेंगे कि नहीं। जी एक कल्पना देखिए, जी जी एक आप दो स्टैंजा सुना देती हूँ। जी जी जिंदगी में मिलन का जब पर्व आएगा सुहाना, जो उनमें पहचान पाऊं, तुम मुझसे रूठ जाना। देख कब पाई तुम्हें ये चिरतृषित आँखें हमारी, सुन नहीं पाई कभी भी मैं मधुर वाणी तुम्हारी। प्रिय लगन के ही सहारे चल रही हूँ पथ अजाना, जो उनमें पहचान पाऊं, तुम मुझसे रूठ जाना। कल्पना की तूलिका से छवि तुम्हारी खींचती मैं, स्वप्न दर्शन की सुधा से हृदय प्यासा सींचती मैं। याद ही अपना सकी हूँ, तुमने इसको भूल जाना, जो न मैं पहचान पाऊं, तुम मुझसे रूठ जाना। क्या बात, बहुत 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 ही उम्दा, बहुत ही अच्छा अब और बहुत उतना ही प्रैक्टिस नहीं रहा। नहीं नहीं, लेकिन वो भाव जो है और जो लय है वो पता चल रहा है कि आपने वास्तव में, मुझे तो आश्चर्य होता है। और मैं कहूंगा कि आप ने गीत और कविताएं छोड़ दी, इससे हिंदी कविता क्षेत्र और गीत का नुकसान हुआ। आप अगर वहां भी लिखती तो निश्चित रूप से उतनी ही प्रसिद्ध होती, उतनी ही चर्चित होती और उतनी ही प्रखर। जैसा आप बोल रही हैं कि मीरा और महादेवी, तो वो भाव आपका दिख रहा है, और गले में भी आपके सरस्वती विराज रही हैं। संगीत और कला और साहित्य को आपने बहुत कुछ दिया है, और बहुत ही खुशी आपसे बात करके हमें हुई। मैं एक जो समाज में जो बदलाव हुआ है उस पर एक आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, मतलब इस बातचीत के क्रम में, कि जो समय आपने देखा, जिन लोगों से आप मिली, आज जो समय है और आज जिस तरह के लोग हैं आधुनिकता के प्रभाव में, इस पूरे परिदृश्य को आप किस अर्थ में देखती हैं और क्या महसूस करती हैं उससे? कि आप समय को तो बांध नहीं सकते, जी समय तो परिवर्तनशील होता ही है। जी मैंने आपको बताऊं, एक कहानी में मैंने लिखा था कि अंतरजातीय विवाह हुआ था 30 साल पहले, जी और उनके बेटे ने जब अंतरधर्मीय विवाह किया तो घर में बड़ा जी मतलब हंगामा हो गया। जी तो मैंने उस कहानी में लिखा कि तुमको क्या लगता है कि 30 साल तक दुनिया एक ही जगह खड़ी रही होगी? जब 30 साल पहले तुमने इतनी बड़ी वो सीमा पार की है, तो जी 30 साल बाद तुम्हारा बच्चा अगर एक कड़ी और आगे कदम बढ़ रहा है, तो उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तो समय तो परिवर्तनशील होगा, हम उसी जगह बैठे रहे ऐसा तो हो नहीं सकता। हर एक समय की धर्म बदलता है, हर एक समय की धारणाएं बदलती हैं, हर एक, और अगर आपको समय के साथ रहना है तो आपको भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा।
कितनी अच्छी बात आपने कही है। ये इसीलिए मैं कहता हूं, मैं साहित्य तक के अपने श्रोताओं और दर्शकों को भी कहता हूं कि साहित्य के कार्यक्रम में आपको जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात मिलेगी। एक विशुद्ध उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद मालती जोशी जी, जो उम्र के 80 दशक को पार कर चुकी हैं, 84 साल से अधिक हो चुकी आपकी आयु, इसके बावजूद आप यह मानती हैं कि परिवर्तन जगत का नियम है और उसे हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। हम समय के चक्र को बांध नहीं सकते। निश्चित रूप से आप इस शिक्षा के साथ, मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते फिर किसी एक शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित हों। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, आपने सुना हमें, धन्यवाद। मालती जोशी जी का बहुत बहुत आभार हमारे श्रोताओं से, हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए। आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और ऐसे ही सृजित करती रहें, ऐसे ही लिखती रहें। संस्मरणों को जोड़ के ही सही आपका आत्मकथा जरूर आए, ताकि आपके प्रशंसक प्रसन्न हो। मैंने जो कहा था, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने एक साक्षात्कार में मेरे ही जैसे किसी ने आपके ऊपर कई बार, जब उसने कहा कि आप आत्मकथा लिखिए, आप क्यों नहीं लिख रही हैं, तो आपने कहा था कि ठीक है मैं लिखूंगी। तो मेरी शुभकामना है कि जल्दी से, चाहे मैं डॉक्टर जोशी को भी कहूंगा अलग से कि वो चाहे प्रयास करें, आपके संस्मरण चाहे संयुक्त रूप में आए या आप उनको संकलित करें, किसी न किसी रूप में आपकी आत्मकथा आए, ताकि लोगों को यह पता चले कि साहित्य, कला और संस्कृति किस रूप में एक घरेलू महिला का भी निर्माण इस रूप में कर सकती है। एक संस्कारशील महिला अपने बच्चों को आदर्श दे के किस रूप में स्थापित कर सकती है कि उनके बच्चे खुद समाज में बहुत बड़ी जगहों पे हैं, स्थापित हैं, उनकी अपनी व्याप्ति और लोकप्रियता है। आपकी खुद इस उम्र में भी लोकप्रियता है और आप सक्रिय हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।